हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाएंगे इतिहास यानी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, इतिहास रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपकी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 10th क्लास वाले के लिए अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप पिछले पेपर्स को उठा करके देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा हुआ मिलेगा आपको। चलिए, तो पहला टॉपिक यहाँ पे हम लोग ऐसी भावना है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। एकता की वाहक बनती है मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा एक राष्ट्र विशेष में रहने वाले, वहां के सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को भौगोलिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से सभी को एक दूसरे से जोड़कर रखने का एक वाहक है। ठीक है। राष्ट्रवाद की अगर भावना का बीजारोपण हुआ तो वह जो है यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कब हुआ था? तो वह जो है पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु इसका जो आक्रामक रूप आया, उन्नत रूप आया, वह जो है 1789 ईस्वी में उभर कर सामने आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने का काम किया तो किसने किया? नेपोलियन ने किया। पुरानी व्यवस्था को खत्म करके नेपोलियन चाहता था एक ऐसा व्यवस्था लाए कि उसमें देश के, उस राष्ट्र के, यूरोप के सारे नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त हो। तो नेपोलियन ने इसके लिए काफी योगदान दिया है। ध्यान देंगे, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, जिसके चलते इटली और जर्मनी एक नहीं हो पाया। किसके कारण? तो वो जो है नेपोलियन के नीति के कारण। ठीक है, चलिए नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। इसके बाद नेपोलियन का पतन हो गया। ये देखिए, नेपोलियन का जो नीति था उसी के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध जो है यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा उस समय। और इसके बाद जो है नेपोलियन का पतन हो गया, नेपोलियन का हार हो गया। ठीक है, कुछ लोग इसके विरोध में आए और जिसके बाद जो है नेपोलियन का पतन हो गया। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, जिसको वियना सम्मेलन का नाम दिया गया। 1815 का वियना सम्मेलन, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। जो पुरानी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को नेपोलियन ने क्या किया कि बार बार युद्ध करके, आक्रमण करके, कहीं हारा तो कहीं जीता, और इसी अस्त व्यस्तता में जो है वहां की पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई। लेकिन जो मजबूत देश था वो जो है एकत्रित हुआ और वो पुरानी व्यवस्था को क्या किया कि वह जो है वापस लाना चाहा। ठीक है, जिसके लिए वियना सम्मेलन 1815 में हुआ। आप लोग इस पॉइंट को नोट करेंगे कि 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है।
चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे कि सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। ये जो है किसने किया था? तो मेटरनिक ने किया था। 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था उसका जो है मेजबानी किसने किया था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। भाई तो एक क्वेश्चन बन रहा है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर उस समय कौन था? तो मेटरनिक था। जो किस तरह की प्रवृत्ति का था? तो वो जो है घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है। और इस सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया था देखेंगे। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जो नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी भी देश में अगर शांति कायम हो तो वहां के नागरिकों के लिए इससे बड़ी बात और अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकता है। लेकिन उस शांतिपूर्ण के नाम पर आगे क्या हुआ आप देखेंगे। ठीक है, वहां तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा ने मिल करके कोशिश किया कि यहाँ पे शांति कायम किया जाए, लेकिन जब वहां पे चांसलर, जर्मनी के जो चांसलर मेटरनिक था, उन्होंने जब मेजबानी किया, ठीक है, तो उसके मन में भी चल रहा था कि इसके बाद यहाँ पे मेरा जो है प्रभुत्व कायम रखना है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं मेटरनिक युग। मेटरनिक व्यवस्था कहिए या मेटरनिक युग कहिए। तो मेटरनिक व्यवस्था या मेटरनिक युग क्या है देखेंगे। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध मेटरनिक व्यवस्था या युग कहलाता है। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। यहाँ पे ध्यान देंगे, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना और मेटरनिक व्यवस्था युग कहलाता है। ठीक है, ये जो है मेटरनिक व्यवस्था कहलाता है। अब इसका देखिए क्या है कि ये चाह रहा है कि गणतंत्र और प्रजातंत्र का विरोध करिए और पुनर्स्थापना किसका करना है? तो पुरातन व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था का जो है ये चाहता है कि हम क्या करें, फिर से ला दें। तो मेटरनिक का नीति ये था। ठीक है, मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। अब देखिए क्या किया मेटरनिक ने, इटली का जो भी राज था वो छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया ताकि हम आसानी से इस पे अपना राज्य जमा सके, अपना प्रभाव दिखा सके। अब आगे देखेंगे कि कौन कौन से राज्य में जो है इटली बटा था। देखिए, पहला सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स में बांटा तो वो जो है किसको दे दिया? तो बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। अब इन्होंने क्या किया कि सिसिली और नेपल्स में बांटा तो इस दो जगहों को बुर्बो वंश के जो सम्राट फर्डिनेंड था उसको दे दिया कि तुम जो है इसका देख रेख करो। उसके बाद रोम या और उसके आसपास जो भी प्रदेश था, क्षेत्र था, तो उसको जो है किसको दे दिया? तो वो जो है पोप को सौंप दिया। ये जो है पोप कौन था? तो रोम का सम्राट था। ठीक है, चलिए पोप को सौंप दिया। अगला देखेंगे लोम्बार्डी और वेनेशिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया किसको दे दिया? तो इस पे किसका राज हो गया? तो ऑस्ट्रिया की। ठीक है, परमा, मोडेना और टस्कानी बचा ये जो है तीन गो।
तो इस पे जो है हैबसबर्ग राजवंश का जो है प्रभुत्व हो गया। जेनेवा और सार्डिनिया की बात करें तो जेनेवा और सार्डिनिया पे जो है पीडमाउंट का जो है राज्य होगा। पीडमाउंट ने जो है इस पे अपना प्रभाव जमा दिया। इस तरह से देखेंगे जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार कायम किया गया। अब जर्मनी में जो 39 रियासत था उसका जो संघ रहा उस पे अप्रत्यक्ष रूप से, अस्थाई नहीं था, ये जो है कभी भी हट सकता था, ये अप्रत्यक्ष रूप से था, अस्थाई था, जिसपे किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का अधिकार कायम रहा। चलिए अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि फ्रांस में मेटरनिक व्यवस्था अस्थाई साबित नहीं हुई। फ्रांस में मेटरनिक का जो व्यवस्था था वो जो है अस्थाई नहीं रहा और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता के भावना का प्रसार हुआ और जिससे यूरोप के सभी देश प्रभावित हुए। कहते हैं ना, देर ही सही जगह तो सब कोई जगह। ठीक है, अब क्या हुआ कि फ्रांस में जो मेटरनिक व्यवस्था चल रहा था वो जो है खत्म हो गया। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना इस तरह जगी कि इससे यूरोप के सारे देश जो है जागृत हो गए, प्रभावित हुए, वहां के नागरिक जागरूक हुए और सबके अंदर राष्ट्रीयता की भावना आई और मेटरनिक का युग खत्म हो गया। चलिए आगे, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। अब इसके बाद देखिए कौन आता है, तो लुई 18वां, ये जो है लुई 18वां जो है अब इसके बाद आता है, जो किस वंश के था? तो बुर्बो राजवंश का था। इन्होंने फ्रांस का राजा बना। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह का था और कौन था। यहां देखेंगे कि लुई 18वां ने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। ठीक है, अब इसने क्या किया भाई साहब, लुई 18वां जब आया तो अब प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी ये दोनों को लड़ाया नहीं, दोनों के बीच का रास्ता निकाला और दोनों में सामंजस्य स्थापित करके ये क्या किया कि एक जो है ना 2 जून 1814 को एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया, जिससे सभी के हित में कार्य किया जा सके। वो जो है ज्यादा दिनों तक तो नहीं चला, लेकिन फिर भी कहा जाए तो यहाँ से 1814 से 48 तक की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो 14 दूनी 28 और 20 यानी लगभग 34 साल जो है चला। ठीक है, काफी जो है वर्षों तक चला, अच्छा था, इसलिए जो है 34 वर्षों तक इन्होंने जो है अपना राज चलाया, इनका जो है प्रभुता कायम रहा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसके बाद में अब इसके बाद में कौन आता है, तो चार्ल्स 10वीं के शासन काल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। अब चार्ल्स 10वीं आया तो वो जो है कुछ इसमें अपना परिवर्तन करके नया लाया, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। ठीक है, अब इसने भी जो है इस संविधान के साथ, इस नियम कानून के साथ छेड़छाड़ किया। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि 1830 की क्रांति जो है उस समय जो है सामने उभर कर आती है। जुलाई 1830 की क्रांति क्यों हुआ, कैसे हुआ,
इसका मुख्य कारण क्या था, इन सारी बातों पे हम ध्यान देंगे। जुलाई 1830 की क्रांति का मुख्य जो कारण था वो क्या था, चार्ल्स 10वीं का निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक होना था। इसका मुख्य कारण क्या था, तो चार्ल्स 10वीं का निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक होना था। निरंकुश का मतलब क्या होता है, जिसपे कोई अंकुश नहीं लगा सकता है वह निरंकुश होता है। ठीक है, जिसने फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया, उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब इन्होंने देखिए क्या किया, चार्ल्स 10वीं ने जो है एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बना दिया। अभी पॉलिग्नेक ने क्या किया, देखिए पॉलिग्नेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। अब देखिए कितना जो है गलती किया है। पॉलिग्नेक आते ही क्या किया कि पहले लुई 18वां जो सारी जनता को एक समान अधिकार दिया था उसको खत्म कर दिया और जो है ना अभिजात वर्ग में ही बांट दिया, उच्च नीच में बांट दिया, श्रमिक का पूंजीपति वर्ग में बांटा। देखिए यहीं से जो है गलती करना शुरू कर देता है। ये गलती किसके कारण हुआ, तो चार्ल्स 10वीं के कारण हुआ। अगर चार्ल्स 10वीं अगर इसे जो है पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री नहीं बनाता तो जो है कुछ गलत नहीं होता। अब देखिए आगे क्या होता है। अब इसकी जो है गलत नीतियों के कारण प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पॉलिग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। अब जो भाई प्रतिनिधि सदन में बैठते थे या दूसरे उदारवादी थे, सुधारवादी थे, जो जनता के हित के लिए कार्य करते थे, उन्होंने जो है काफी गहरा असंतोष प्रकट किया और चार्ल्स 10वीं ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। अब देखिए अब चार्ल्स 10वीं का जो प्रधानमंत्री था, एक तो उन्होंने गलती किया, उसमें सुधार लाना चाहिए, लेकिन चार्ल्स 10वीं ने क्या किया कि वो जो है इस चीज को दबाने के लिए जो है 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जो है पारित कर दिया। अब इससे जो है जनता और जो है भड़क गई। अब इसके बाद जो है क्या होता है कि पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई, सारी जनता जाग उठी थी और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। अब गुस्सा हो गया जनता पूरा गुस्साए हुए था कि भाई फ्रांस में क्या हो रहा है, कैसी नीति पारित कर दिया इस प्रधानमंत्री ने। तो जनता ने 28 जून से जो है 1830 ईस्वी में 28 जून से क्या किया कि भाई वहां पे अब गृह युद्ध आरंभ कर दिया। गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसे ही नाम क्या दिया गया, तो जुलाई 1830 की क्रांति, इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहा गया। ठीक है, इसका क्या परिणाम हुआ, जुलाई 1830 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में पूर्ण रूप से अगले पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन हमारी सारी वीडियो का आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक देते जाइएगा, शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा, कोई टॉपिक छूटा हो तो आप कमेंट में जाकर के लिखें, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।